बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अपनी ज़िंदगी का ज़रा क्या कहना चाहिए, अहाता कीजिए कि जो तब्दीलियाँ IT के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मेरे ख्याल में 500 साल में नहीं आई थी, वो पिछले 10 साल में आ गई। वो जो फ़ोन हम सोच नहीं सकते थे, वो जो हम स्टार ट्रैक फिल्म में देखा करते थे, वो अब हर बच्चे के हाथ में है। हम ये तब्दीली नहीं देख सकते थे। लेकिन दूसरी तब्दीली तो बिल्कुल सोची ही नहीं जा सकती। दुनिया जहान के अंदर देखिए, जितनी मर्ज़ी रेजिस्टेंस हो या जितना मर्ज़ी हालात अच्छे ना हो, इतनी जल्दी तब्दीलियाँ रियासती तौर पर और सियासी तौर पर आपने और किस मुल्क में देखी हैं? चाहे श्रीलंका की मिसाल ले लें, तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आती। पिछले 100 दिन पाकिस्तान के जो है उन पे अंदाज़ा कीजिए कि कितना स्ट्रेस रहा है, कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई है, कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, कितने झूठ बोले गए हैं, कितनी गालियाँ आई हैं, कितने बुरे ट्वीट्स आए हैं, कितनी तोहमतें आई हैं, कितने इल्ज़ामात आए हैं। मैं कमाल है कि इतनी फास्ट पेस पे मुल्क लगा हो और हमारा मजहबी तबका खामोश हो। ये सोचने वाली बात है। मुझे आज इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि कराची की बारिश के ऊपर चंद मुफ्ती साहिबान ने बयान दिया कि लोग जो हैं वो इस अजाब से, कराची की बारिश के अजाब से, क्योंकि वो हुकूमत वहाँ पे नाकाम है, पानी नहीं निकाल सकती, पिछले 74 साल से जो लगी हुई है, वो पानी नहीं बारिश का निकाल सकती, क्योंकि निकालने वाले नाले जो हैं उन पे भी सियासत है और उनके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन है, जिसमें रियासती जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो भी शामिल हैं, क्योंकि पैसेज होता है पानी के निकलने का। अगर वो नेचुरल पाथ आप रोक रहेंगे तो फिर कराची ही होगा। कहा जी इस पे इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह आपको अजाब से बचा। अगर वो एक अजाब है जो कि एक रियासती नाकामी नज़र आती है, तो जो पिछले पूरे 1 साल को छोड़ दें, 2 सालों को छोड़ दें, 100 दिन को ले लें, इस पे जो हो रहा है, इस पे हमारे मजहबी तबके का क्या थॉट पैटर्न है, क्या अंदाज़ फ़िक्र है और होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ये अपने दिल की अथर गहराइयों से वो बात कहें जो कि ये आम तौर पे अपने मिंबरों से नहीं कह सकते। पीर सईद हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। बाज़त अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और नासिर शराजी जो है वो हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। इरफानी साहब, आपसे इब्तदा अगर करूँ, इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, रात को कुछ, रात को 2 बजे कुछ, सुबह कुछ, दोपहर को 2 बजे कुछ, 12 बजे कुछ, रात को 12 बजे कुछ, इतनी तब्दीलियाँ और इतनी तेज़ी से आ रही हैं। आपको लगता है कि इस पे हमारे मजहबी तबके ने भी कोई अपनी राय तो बनाई होगी ना, इस सारी चेंजेस में? बिलाल साहब, यकीनन मजहबी तबका जितना भी है जी, सोच तो है ना उसमें, दिमाग तो उसके अंदर है ना, कि और ये सोच का ख़त्म हो जाना ये मौत है। दुरुस्त है कि अगर किसी चलते फिरते शख्स में भी सोच नहीं या एहसास नहीं है, इस पे राय क्या है? मैं गुजारिश करता हूँ कि वो फिर मुर्दों से बदतर है। बिल्कुल ठीक है। ये शायद देखिए कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में, या पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ये कह लीजिए नॉर्मल, यानी इसको आप नॉर्मल नहीं कह सकते। सर, जिंदगी में कोई नॉर्मल हालात हमने तो देखे ही नहीं है। आपने देखे होंगे तो, हमने तो नहीं देखे। हमेशा नाजुक हालात ही होते हैं, यकीनन नाजुक हालात ही होते हैं। कि मैं अगर अपनी जिंदगी या उम्र के हिसाब से अगर बात करूं तो जब 60s लेट में भुट्टो की मूवमेंट चली है या 65 वार चली है, तो एक जो, या उससे पहले को शायद कोई बातें 1-2 जहन में हों, कि उससे पहले की एक बात मेरे जहन में अभी तक है कि कराची में एक कमिश्नर कत्ल हुआ था और हमारे घर में अखबार आना बंद हो गया था। अच्छा, क्यों? कि वो इतनी बुरी खबर है? इतनी नहीं, यानी उसकी तफसीलात इस तरह की थी। ठीक, मैं मुस्तफ़ा ज़ैदी की बात कर रहा हूँ। ठीक, कि मुस्तफ़ा ज़ैदी का जो कत्ल हुआ था, तो वो एक खातून उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक, यानी ये एक हालात के हवाले से। फिर उसके बाद 65 की जंग। सर, उसके बाद फिर अखबार बंद ना हुआ कभी भी, क्योंकि कराची ने तो फिर जिन जिन लोगों की मौतें देखी हैं, फिर अखबार तो ना बंद हुआ ना कभी। यकीनन। लेकिन उसमें जो आपकी बात है कि इस वक्त अगर इन हालात को देखा जाए, तो मैं इसको, अगर अपनी सोच की बात करूं, तो मैं इसको
80s से पहले का दौर और 80s के बाद का दौर इसमें तकसीम करता हूँ कि 80 की दहाई से पहले का जो दौर है कि उसमें सियासत में या सियासतदानों में रवादारी थी। वो लेवल नहीं था जो होना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी हद तक थी। लेकिन एक वो जो 80 की रिजीम आई, उसने इस तबके में, मजहबी तबके में नहीं, सियासी तबके में कि वो शय उसमें इंडक्ट की है, वो शय उसमें शामिल कर दी है कि रिवायात हमारे मुआशरती अहवाल, जी ज़िया का दौर है ये, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा इसको, कि 80 की दहाई यकीनन यही वो वही दहाई बनती है। तो उसमें ये शायद देखी जाए कि करप्शन उससे पहले का एक ये था कि रिश्वत लेने वाला वो शर्मिंदा घर में दाखिल होता था। उसके बाद ये हुआ कि रिश्वत ना लेने वाला शर्मिंदगी के साथ घर में दाखिल हुआ। ये मुआशरे की तनज़्ज़ुली हुई है, ठीक, कि उसमें ये जो किरदार आया है। फिर एक वक्त ये आया कि लोग हक बात कह देते थे, मुंह पर कह देते थे, या बुरे को बुरा कहते थे। फिर वो दौर उसके बाद आ गया कि जब बदमाश, अब ये बदमाश एक तो हमारे, मैं बदमुआश के हवाले से बात कर रहा हूं कि वो लोग जो हैं वो मुआशरे में बाइज्जत ठहरे, उनकी तकरीम उनके शर की वजह से की जाने लगी। रुक जाइए ज़रा, ये बड़ा जुमला आपने भारी कह दिया। उनकी तकरीम जो है, उनकी इज़्ज़त जो है, उनके शर की वजह से कहने लग गई। आपको लगता है कि आज के सियासी दौर में फिर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को, दरगाहों को, खानकाहों को वो अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना चाहिए? मोहतरम, बात ये है, आपने जो बात की उसमें अगर मैं उसे दो पहलू में आप इजाज़त दें तो अर्ज़ करूँ। मोहतरम ने जो आपका जवाब दिया, आपने जो इब्तिदाइया बयान किया, इस दो में हम तकालीफ पर बात कर रहे हैं, मसाइल पर बात कर रहे हैं, और जो कुछ पेश आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। मैं आपकी इजाज़त से ये चाहता हूँ कि ये क्यों कर पेश आ रहा है, हमें ये डिबेट की ज़रूरत है ताकि इससे हम निकलें। ये तो रियलिटी है कि ऐसा हो रहा है। ठीक, अब अगर आपको एक मिसाल से अर्ज़ करूँ कि तिब इंसानी ज़िंदगी का बड़ा एक बुनियादी हिस्सा है। तिब, बीमारी, सेहत, दवा, गदा, इस हवाले से अगर आप इस बुनियादी शोबे को बीमारी और दवा की डिबेट में ले जाएं और वजूद को छोड़ दें तो असल मौजू तो वजूद इंसानी है। ठीक, इसी तरह जब हम मुल्क में आते हैं और हमारी तकसीम है सियासत में, हमारी तकसीम है अपने नज़रियात में, हमारी तकसीम है इलाकाई हिस्सों में, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक कौम और एक मुल्क बीइंग अ पाकिस्तानी काउंट होते हैं। तो हमने सारी बातें, वो जो आपकी राय है, जो मेरी राय है, या जो किसी और की राय है, उसे तो ज़ेर बहस ले आए हैं, लेकिन जो असल मकसूद है, जैसे तिब में मकसूद जिस्म है लेकिन बहस सारी बीमारी और दवा की निस्बत होती है, इसी तरह बुनियादी मकसद तो मुल्क और कौम है। उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। जब हम उसे ले आते हैं ज़ात पर, फतह शिकस्त ज़ाती पर, और ये सारी बहस हमें फिर उस हिस्से तक पहुंचा देती है कि मुल्क बईद हो जाता है, कौमी बातें बईद हो जाती हैं, ज़ात अवलियत आती है। सब ऐसा ये अगर मैं आपकी बात को एक और तरह से कहूँ कि जो नेशनलिज्म है वो हमारी गुफ्तगू का महवर और प्रायोरिटी होनी चाहिए। बुनियादी कौमियत नहीं, नेशनलिज्म, पाकिस्तानियत, ऐसी ही बात यह है ना बिलाल भाई, किसी शय को भी बैलेंस देने के लिए, थोड़ी देर पहले टेबल वो बच्चा सेट कर रहा था तो उसके बैलेंस पर बात आपने की कि इसको बेटा बैलेंस से रखो। एक रखते टेबल का बैलेंस उसके रखने को निखारता है, तो पूरा जो मुल्क है उसके स्ट्रक्चर में कोई बैलेंस हमें नहीं चाहिए। तो इंसानी मिजाज है बिलाल भाई के हर एक की सोच, कहना है मैंने अब आपने जो बात कर दी है ना वो जुमला, लेकिन जाना मैंने वो नासिर शराजी की तरफ है। वो जुमला ये है कि वो ये जो बैलेंस की वान साहब बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अपनी जगह बात दुरुस्त है। लेकिन अभी इनके सामने, हजूर आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ,
इनके सामने पानी की बोतल भी रखेगी, इन्होंने ग्लास में पानी मंगाया और पिया। वो बोतल से पीना पानी कुछ शरई तौर पे ऐब नहीं है, लेकिन वो एक अखलाक की जो हद है उसकी वो पासदारी नजर नहीं आती कि वो आज एक शख्स ऐसा मौजूद है जो ग्लास में पानी पीना चाहता है, जो इस तरह। अब ये नजाकत अगर कोई उठाने वाला इस मुल्क में मौजूद है तो उनके लिए तो इन दो साहिबान की बातें ठीक हैं। लेकिन शराजी साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। नासिर, मामला यह है कि इस दुनिया को चलाना आप जैसे लोगों ने है, नई नस्ल ने है। जब आप आज ट्वीट पढ़ें तो बदअखलाकी की हदूद पार होती हैं। आप अगर लोगों की तकरीरें सुने कायदीन की तो बदतमीजी, तोहमतें, गाली भी मैं कहूं तो ये बुरा ना मनाइएगा, गालियां तक हम एक दूसरे को देते हैं, चले बहुत गंदी ना सही, गालियां जरूर देते हैं, किरदार कुशी करते हैं, एक दूसरे का जेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये मुल्क जो रियासत मदीना है, इसमें क्या मजहबी तबका, मजहबी जमातें इतनी कमजोर हैं कि अखलाकियात पमाल होती देखें और खामोशी से बस टेलीविजन देखें और कुछ ना करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जी यकीनन आपको आवाज़ आ रही होगी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात और इम्पॉर्टेंट इशू रेस किया है। वो ये है कि मुमकिन है हम बाकी लोगों से ये तवक्को रखें कि वो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स न करें, लेकिन मजहबी हलके अगर वो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स न करें, इश्यूज के रद में बह जाएं या अपनी पार्टी एफिलिएशंस के अंदर बह जाएं या अपने जो उनकी किसी के साथ झुकाव है उस झुकाव के तनाज़ुर में बात करना शुरू कर दें, तो फिर तो फ़र्क ही ख़त्म हो गया। फिर तो मजहबी तबके का और दूसरे तबकों के दरमियान फ़र्क ही ख़त्म हो गया। मजहबी तबके को रिगार्ड ही इसीलिए दिया गया है तूल तारीख के अंदर कि वो हमेशा प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे, असूलों की बुनियाद पे चीज़ों को समझ देने की कोशिश करते हैं, असूलों को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। उसके रास्ते में इमाम अबू हनीफा को थोड़े खाने पाए तो वो खाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है, जी हाँ आपकी बात, अब अगर मैं पाकिस्तान की तनाज़र में बात करूं तो पाकिस्तान, जाहिर है अगर पाकिस्तान को आप उसकी जड़ों से काट देंगे तो ऐसे ही है जैसे किसी दरख्त को उसकी जड़ों से काट दे तो वो खुश्क हो जाता है। पाकिस्तान की जड़ें उसका इस्लामी नेशनलिज्म है और उस इस्लामी नेशनलिज्म में सबसे पिविटल रोल जो प्ले कर सकते थे और जिन्होंने सपोर्टिव रोल प्ले किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल-जिन्ना के साथ, वो उलमा और मशाइख थे और मिंबर था। लिहाजा आज अगर मिंबर अपना रोल नहीं प्ले करेगा, यानी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि बजाय इसके कि हम चीज़ों को समझ दे रहे होते पाकिस्तान की सरजमीन पर, हम खुद ग्रुपिंग का शिकार हो गए। हम प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे बात नहीं करते, हम असूलों को तकवीयत नहीं दे रहे होते, हम हक को हक और बातिल को बातिल नहीं कह रहे होते, बल्कि हम भी उन्हीं गिरायशात का शिकार हो गए हैं जिसके नतीजे में बहरहाल ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर आती है तो मैं बिल्कुल ये कहने में हक बजानब हूं कि ये सियासी तबके पे भी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे मजहबी तबके पे है कि लोग उनकी बात को सुनते भी हैं, लोग उनकी बात को अहमियत भी देते हैं, उनको वो मिंबर मिला हुआ है, वो एक्सेस मिली हुई है जो रोजाना की बुनियाद पे लोग उनकी बात मस्जिद के अंदर जाके सुनते हैं, जुम्मे की बुनियाद के ऊपर हफ्तावार उनकी बात सुनते हैं, सालाना उनकी गैदरिंग्स में बात सुनी जाती है। लोग उनकी बात को ऐसे समझते हैं जैसे ये बात उनकी अपनी नहीं है, अल्लाह की तरफ से आई हुई है। लिहाजा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो इसी हल्के की बनती है कि ये सही समत दें, ये मुआशरे को डायरेक्शन दें, ये मुआशरे के अंदर जो है वो लोगों को असूलों की बुनियाद पे खड़ा करने में रोल प्ले करें। लेकिन ये दुरुस्त है कि जो रोल हमें फ्रंट के ऊपर नासिर भाई वो अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस है और अगर लोग वाकई उनकी बात इतनी सुनते हैं तो जब इलेक्शंस होते हैं तो हर मजहबी जमात अपने मुंह की खाती है। उसकी भी वजूहात हैं। उसकी एक वजह यह है कि बाज औकात जब हमें वोट दिया गया तो वोट देने के लिए तो लोग तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद परफॉर्म नहीं कर सके मजहबी जमातें। मजहबी जमातों को सिर्फ वोट लेना नहीं आना चाहिए बल्कि वोट लेने के बाद परफॉर्म करना भी आना चाहिए। तो जाहिर है चीजें उसकी वजह से खराब हुई हैं। अदरवाइज जहां दुनिया के अंदर मजहबी जमातों ने रोल प्ले किया है, राजी भाई अगर डिलीवर करके दिखाया, वहां लोग दूर नहीं हुए। अगर मुझे जेडी नहीं आती अपनी और मैं वोट मांगने चला जाता हूं तो ये मुनाफकत है, झूठ है या तोहमत है या क्या है? फिर तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए ना। या मैं अगर कहूं कि ये एक गलती है तो इस गलती की इस्लाह करने की जरूरत है। गलती को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। आप देखें कि ममलकत के अमूर जो है, ये पाकिस्तान तो बना ही डिजाइन ऐसे हुआ है, इसकी ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रोल, लीडिंग रोल जो है वो इस्लामी लोगों ने प्ले करना है। मजहबी है पाकिस्तान हासिल आप इस बात से एग्री करेंगे कि हर सियासी जमात में मजहबी जमातों को शामिल किया जाता है सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए या अपनी पावर को दिखाने के लिए? यह बात सच नहीं है?
मेरे ख्याल रियलिटी हमें माननी चाहिए। मजहबी सियासी जमातें अपना एक मजहबी विंग कायम करती हैं ताकि मजहबी लोगों को एक्सेस दे सकें, और बुनियादी तौर पे इस लिहाज से वो भी खुद को मजहबी कह रही होती हैं और मजहबी काम कर रही होती हैं, लेकिन ये दुरुस्त है कि उनका हदफ पॉलिटिकल होता है, उनका हदफ रिलीजियस नहीं होता। इस बात से हो सकता है किसी भी सियासी जमात को स्ट्रीट पावर मिल जाए, तो क्या मजहबी जमात को नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक सियासी जमात से इस्तेमाल हो रहा हूं? कंधे नहीं देने चाहिए। हाँ, अगर नैरेटिव बेस्ड हो, अगर आप असूलों की बुनियाद पे किसी के साथ खड़े हो, तो फिर इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि आपके ऊपर तोहमतें गालिब आएंगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल बेस्ड ना हो, अपने मफादात की बुनियाद पे या कोई मादी मटीरियलिस्टिक मफाद की बुनियाद पे हो, तो फिर यकीनन 1000 मरतबा सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप शख्सियात नहीं हैं, आप इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्लाम के नुमाइंदे हैं। लोग आपको उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लोग जब ये देखते हैं तो वो आपसे ही दूर नहीं होते, मुमकिन है इस्लाम से भी दूर हो जाए। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैरेक्टर और आपका रोल ये वेरी करता है कि अगर आप सही जगह पे ऊपर खड़े हैं तो इसका मतलब है आप इस्लाम की खूबसूरत तफसीर पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सही जगह पे नहीं खड़े, अपना सही रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, मुआशरे को समत नहीं दे रहे, तो न सिर्फ यह कि लोग आपसे दूर होंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि लोग ये समझे कि ये जो इस्लाम की तफसीर बयान करेंगे, इस्लाम ऐसा है, तो वो इस्लाम से भी दूर हो जाएंगे। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी दोबारा नासिर, मैं आपके पास दोबारा भाई, आप अगर मैं सही हूं तो ज़िया साहब जो है वो आपके वालिद साहब के पास आए थे, खुद आए थे, मुशर्रफ भी आए थे, वैसे मुलाकातें थी, आपके पास भी कप्तान आया था, आपने क्यों नहीं सियासत ज्वाइन की? बात ये है जी कि जैसे ये मोहतरम बात कर रहे थे, इनकी बात बड़ी अच्छी है और मैं इस बात को इस हिस्से तक समझता हूँ कि इससे आगे जाना चाहिए कि जब बहसियत कौम बात करते हैं तो उसमें उलमा का एक रोल है। जैसे आज हमारा सवाल है कि हमारे आज के हालात में जो मजहबी हिस्सा है उसकी राय क्या है, इस सवाल से हम शुरू हुए, फिर हम इस सवाल को यहाँ तक ले आए कि इसमें इनकी ज़िम्मेदारी और फिर इन्हीं की जो ज़िम्मेदारी है उसी पर गुफ्तगू आ गई। मोहतरम ने बहुत अच्छी बात की और मैं इस बात को सेकंड करते हुए इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी है कि अपने हिस्से का किरदार अदा करें, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी हिस्सा है। आपने बात की कौमी लीडरान के हवाले से, सदूर के हवाले से, तो जितनी भी हमारी कौमी स्ट्रीम की जमातें हैं उन सब के जो लीडरान हैं उनकी और हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात रही है और अक्सर मुलाकातें जो हैं उसमें मैं भी शामिल रहा हूँ। लेकिन जो बात या नुक्ता मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हम ख़ुद जिस शोबे में काम कर रहे हैं उस हवाले से हम अपनी कौमी खिदमत जो है उसमें हर शोबे में, चाहे वो किसी जॉब में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो सियासत में है, जहाँ जहाँ है उसकी तरबियत में जो हमारा हिस्सा है हम उसे अपने हिस्से की अदायगी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे। लेकिन जो बात हमारा या जो नुक्ता है वो ये है, हम उससे ना हट जाए। मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि जो आज के हालात हैं इसको समझते हुए इसके सलूशन तक, चूँकि मैंने दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी है और दोनों में जो चीज़ मैंने महसूस की है वो मुझसे बेहतर दर्द महसूस किया है कौम के लिए, चाहे उसे आप मजहबी हवाले से लें या सियासी हवाले से लें। लेकिन जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंसान जब आप लेते हैं ना लफ्ज़ इंसान, तो इसका मतलब है, माना है वो जो मिलजुल कर रहे। अब जो मिलजुल कर रहने वाला है, जब तक उसके अंदर कोई असूल तय नहीं होगा तो कानून ताकतवर का होगा। आज हमारी सबसे बड़ी डिबेट है लॉ, उसके डिफ़ाइन करने की डिबेट, लेकिन काश अल्लाह में तौफीक दे कि कुरान करीम जो अल्लाह करीम ने हमें कानून अता फरमाया है और कुछ न सही उसे तर्जमे के साथ हमें नासुल कौम पढ़ना शुरू कर दें। बहुत बड़ा जो फर्क है, बेशुमार हमारे मसाइल के हल में हमारा किरदार मुझे आपकी बात से जो लगा है ना, बहुत बड़ा फर्क जो एक मजहबी तबके में आप में और सियासतदानों में, क्यों आप मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स नहीं बने या वाले साहब जो है वो क्यों मिनिस्ट्री नहीं दी है, मैं अपना तजिया दे रहा हूँ। क्योंकि आपने जुमला कहा कि मैंने अपने दोनों साथियों को सुना, इनका दर्द जो है वो मुझसे ज्यादा है। आपने कभी किसी सियासतदान के मुंह से नहीं सुना होगा कि उसके अंदर कौमियत और पाकिस्तानियत मेरे से ज्यादा है। ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। मैं इन्हें ओन करता हूँ, मैं अपनी कौम को ओन करता हूँ, अपने मुल्क को ओन करता हूँ और यकीन माने जितनी ये डिबेट हो रही है इसमें दिल करता है कि कहीं बैठकर बंदा रो दे, इसलिए कि जब किसी इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो वो मेरा इंस्टीट्यूशन है, जब बात आती है कोर्ट्स की तो वो मेरे कोर्ट्स हैं, जब बात पार्लियामेंट की आती है मेरी पार्लियामेंट है। इसी तरह जब एक पाकिस्तानी की आती है तो
पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं का नाम मुल्क नहीं होते, वो खित्ता ज़मीन उसके बासियों से उसके नाम में जाना। सारा लव अफेयर वन साइडेड तो नहीं हो सकता ना, उसको भी तो ओन करना चाहिए। हम अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे, के लिए करेंगे, और अल्लाह तौफीक दे। मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि जितने भी वक्फे पे जाना है, बिल्कुल वापस आके आपसे बात करूंगा। और ये जो मजहबी जमातें हैं, ये जब सियासत के विंग बना लेते हैं जाके सियासी जमातों के अंदर, तो क्या इनकी वो अहमियत होती है जो कि असरअंदाज हो सके, या ये सिर्फ एक कार्रवाई है जिसको पूरा करने के लिए बस ये काम किया जाता है? मजहब फिर इस्तेमाल सियासतदान कर रहे हैं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफानी साहब, ये बात तो सच है ना कि जिस तरह की हमारी सियासत पिछले दिनों से चल रही है या पिछले कुछ अरसे से चल रही है, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो नई नई बदतमीज़ियाँ जो हैं वो बाकायदा सीख रहे हैं, क्योंकि जब बड़े दे रहे हैं तो फिर छोटों को देने में क्या एतराज़ है? आप माशाल्लाह ताला PTI में गए, एक रिलीजियस विंग के इंचार्ज बन के, ऐसा सच है ना? और आपने वहाँ पे माशाल्लाह ताला कितने साल गुजारे? तकरीबन 3 से 4 साल गुजारे। बहुत कंट्रीब्यूशन की होगी इंशाल्लाह ताला आपने। क्या क्या किया सर? मैं बिलाल साहब, इससे पहले इस बात से मैं जो पिछला सवाल था उसकी एक बात जी कि हमारे यहाँ क्या इस चीज़ का, देखिए 2 चीज़ें हैं। हर काम किसी मनफत के लिए नहीं किया जाता, ठीक, किसी फ़ायदे के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता। देखिए, जो हम जिस शोबे से तल्लुक़ रखते, मैं या अवान साहब, हमारे ज़िम्मे या हमारे बड़ों का काम जो रहा है वो लोगों की तालीम और तरबियत का रहा है। जो किया, हमारे ऊपर और चले जाएं तो दीन का काम किया। फिर अब यहाँ चूँकि अब तबलीग उस तरह से कन्वर्जन वाला नहीं है मामला, लोगों की तरबियत का मामला है, और शायद हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी हैं, अफेक्टिव भी हैं, और इनमें हमारा ज़्यादा रोल भी है। तो आपकी वो तालीम और तरबियत जो है वो नज़र आई हमें कहीं? मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, एक वाक़या है कि जब नारे नमरूद रोशन हुई तो एक चिड़िया पानी का कतरा लेकर आई, और किसी ने कहा कि इससे क्या बुझेगा, अपना तो मुझे अपना काम करना है। ठीक है सर, उस वक्त वो सोशल मीडिया नहीं था ना? सोशल मीडिया नहीं था। देखिए, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने हलके में, मुझे एक कमरे में बैठकर, मुझे एक जलसे में, मुझे अपना काम करना है। नतीजा वो मेरे बस में नहीं है, मैं अपनी एफर्ट ज़रूर करूँगा। ये शय इसमें कि जो मजहबी तबका है, और एक दूसरी चीज़ भी देखिए कि पिछले काफ़ी सारे अरसे से मैंने जो 80 की दहाई की तफरीक, तो उसमें ये शय भी देखिए कि उसके बाद से मजहबी तबका बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। नो डाउट कि मजहबी तबके में भी ये नहीं है कि ये 100% दुरुस्त है, कमियां हैं, और कमियां कहाँ नहीं होती, लेकिन इन कमियों को या इन नकजियों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। इसमें एक जो शाह जी, आपने 4 साल में कंट्रीब्यूट क्या किया? मैं वो बाद में गुजारिश करता हूँ, मैं पहले पिछले रेफरेंस से छोड़ दें सर। कंट्रीब्यूट क्या किया? देखिए, कंट्रीब्यूट मैंने जो वही बात जो मैंने गुजारिश कर रहा हूँ कि जाहिर है कि मेरे ज़िम्मे शायद उस तरह की मसरूफियत थी नहीं। ठीक, अब उसमें मैं तो, यानी कि आपके पास एक वोट बैंक है, वो काम आएगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखिए, बेहतरी की उम्मीद तो हर कोई रखता है इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अक़दस, ये बताइए कि वो जो रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, उसके अंदर एक डेमोक्रेसी का पहलू बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आता है, मुशावरत है, और उसके बाद आपको लगता है कि आज के ज़माने में अगर मजहबी जमातें इस डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा डालती हैं तो वो क्या सिर्फ सड़कें बंद करेंगी, नारे लगाएंगी, या ट्वीट के ऊपर सिर्फ कलमे लिखकर पोस्ट कर दिया करेंगी, या इससे कोई ज़्यादा काम कर सकते हैं? बिलाल भाई, हमें इससे भी ऊपर उठकर बात करने की ज़रूरत है। कुरान करीम
मौलाना को या पीर साहब को नहीं मुखातिब फरमाता, कुरान करीम फरमाता या अय्युहन्नास, ठीक, ऐ औलाद आदम, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर बात आती है अमलुस सालिहात। ठीक, मैंने पहले सेगमेंट में अर्ज़ की कि कुरान करीम अल्लाह करीम ने राह हदायत अता फरमाई, हुदल लिल मुत्तकीन, साहिब ईमान हो, मुत्तकी दरकार हो, तो ये राह हदायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ज़मीन पर मट्टी पर लकीर खींची एक सीधी और कुछ खतूत टेढ़े खींचे, फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये जो सीधी लाइन है ये सिराते मुस्तकीम है और ये जो बाकी टेढ़ी लाइन है ये शैतान का रास्ता है। एक बात समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी रुकती नहीं, इसने मंजिल ब मंजिल चलना है। तो मुसाफिर के रास्ते का तयन नहीं होगा तो न सफ़र कटेगा न मुसाफिर ब मंजिल होगा। आपको लगता है कि हमारे सियासतदान इस वक्त सिराते मुस्तकीम पर हैं? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जितना इस्लाम मौलवी साहब का या पीर साहब का है उतना हर दावा ईमान रखने वाले का उसके ज़िम्मे है। उलमा क्या है उस शोबे में एक इल्मी हैसियत ताकि मज़ीद इस्तिफ़ादा दीनी हासिल किया जा। मैं जो नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ बिलाल भाई, वक्त भी थोड़ा है तो मैं चाहता हूँ मैं अर्ज़ कर पाऊँ कि हमारे पास अमली तफसीर उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। 4-5 बुनियादी निज़ामाए हयात हैं जिन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे सीधा इस मुल्क के हालात को ले लें तो हमारा जो आज मुआशी और इंतज़ामी यानी अदल का निज़ाम, इंतज़ामी हिस्से और मुआशी, कोई वो मुल्क जिसमें पैदावार हो, क्योंकि किसी तरक्की के लिए ज़रूरत होती है वहाँ पैदावार हो, क्या पैदावार हो, किस किस्म की फैक्ट्रीज हैं, ये अलग बहस हो सकती है। ये खित्ता ज़री मुल्क है, इस पर हमें इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो उसकी ज़रूरत। अब मैं पूरा जोर लगा दूं कि मैं एक बंदा पूरा ऑफिस चला रहा हूँ, नहीं, मुझे चाहिए मैं पूरा सिस्टम जो है उसे सिस्टमेटिकली एक्टिव करूँ। अब पहली हुकूमत आई, सारी इंतज़ामिया बदल गई। अब जो हुकूमत आएगी कायम हो रही है वो पहला काम जो है वो सारी इंतज़ामी तक मज़हब से ताल्लुक़ ये है कि कॉन्सिस्टेंट आप दुआ कहें और दवा ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दुआ फरमा देते, बदर में तशरीफ़ लाने की क्या ज़रूरत थी? आपने फरमाया या अल्लाह सारे का सारा इस्लाम ले आए, तो दवा की ज़रूरत है। मज़हब हमें दवा भी सिखा रहा है इसलिए कि हमने समझ लिया कि शायद मज़हब अलग है और दुनिया अलग है। दुनिया में रहना कैसे है यही तो मज़हब। सब मामला यह है कि जैसे नासिर शराजी ने पिछली दफ़ा गुफ्तगू में कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मामला यह है कि जब से मजहबी जमातों को हुकूमत मिलती है तो उनको ये नहीं पता कि हुकूमत करनी कैसे है, हुकूमत चलानी कैसे है। जब नहीं होती है हुकूमत तो सारा कुछ पता होता है, लेकिन जब हुकूमत आ जाती है और वो 5 साल भी रहती है और मस्जिदों में भी वो बैठ के फैसले करते हैं, उसके बावजूद ये रियासती फैसले नहीं हो पाते, तो कहीं तो कमजोरी है ना हमारे पास। जैसे मैंने अर्ज किया कि सिस्टम चाहिए। अब वही सिस्टम आपको ऑफिसर दे रहा है, वही सिस्टम आपको ब्यूरोक्रेट दे रहा है। कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना जी कि कौन इंतखाब लड़े, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना जी कि उसको कौन चुने। एक मिसाल देता हूँ, हमारी सब की तनकीद पर आता है अमेरिका, ठीक है, तो अगर कोई समझता है कि वो ख़राबी है या हम समझते हैं कि वो ख़राबी है, तनकीद ज़रूर हो जहाँ तक तदारों के मसाइल का हल हो, लेकिन जो वहाँ जो पार्टी सिस्टम है विद इन पार्टी, पहले इलेक्टोरल कॉलेज है वो एक बंदा सेलेक्ट करता है, फिर आम आदमी के पास जाता है। बात ऐसा चीना हो जाए कि ये निज़ाम बदल जाए। शराजी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये आप भी एक जमात के साथ मजहबी लिहाज से जॉइंट हैं, आप उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते होंगे, आपका एक अपना वोट बैंक है, आपके लोग उनको फिर आपकी वजह से वोट देंगे, लेकिन क्या आप इस बदतमीजी से या बद अखलाकी से कम से कम इस कौम की जान छुड़वाने का इतना सा हिस्सा डाल सकते हैं? कुतुब भाई, मुझे आपका ये अंदाज़ तकल्लुम बड़ा पसंद है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, पहले आपने अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक इस पैराडॉक्स को थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि बिलाखिर हमारे मजहबी अकाबिर और शख्सियात जो हैं वो जब पार्टियों के अंदर जाते हैं तो उनका रोल क्या होना चाहिए। उनका रोल पार्टियों की तरफ से दिया गया नहीं होना चाहिए, उनका रोल वही होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे वो खुद को अंबिया का जो है वो नुमाइंदा कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है अंबिया के हम वारिस हैं।
लिहाजा जब वो इस विरासत को, लिगेसी को लेके चलते हैं, तो वो अगर कहीं कमेटियों में बैठे हैं, अगर कहीं उनके फोरम्स में बैठे हैं, अगर उनके कहीं मजहबी विंग को लीड कर रहे हैं, या अगर कहीं इस्लामी आइडियोलॉजिकल काउंसिल में बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वो है जो उनको इस बुनियाद पे अता हुई है कि वहां वो रोल प्ले करें। और अगर किसी लम्हे वो ये महसूस करें कि वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे, या वो ये महसूस करें कि इस मर्तबा पार्टी पॉलिटिक्स उनके असूलों के ऊपर गालिब आ रही है, तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं प्रिवेल करे, फिर उनके वो प्रिंसिपल प्रिवेल करें जिसकी बुनियाद पे उनकी आइडेंटिटी और शनाख्त है। एक ये नुक्ता है। दूसरी बात ये है कि उस हद तक जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये मरला आ जाए और उसके बावजूद हम सही और गलत दोनों बुनियादों पे पार्टी के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम उन प्रिंसिपल के साथ नहीं खड़े जिसकी बुनियाद पे लोग हमें पसंद करते हैं, या लोग हमें। नासिर भाई, फिर तो जमात इस्लामी सबसे ज्यादा कामयाब रही, उनको हुकूमत की ऑफर हुई, उन्होंने नहीं की, और उनका हशर देखें अब क्या है। ये एक आध छोड़ देना, उन्होंने हुकूमत की भी है, जो बड़ी यानी जुमला मुतरजा है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं अभी सिर्फ प्रिंसिपल बात करता हूं। सेकंड ये है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जरा पाकिस्तान की शनाख्त तो करें ना। पाकिस्तान की हिस्ट्री और लेगेसी क्या है कि हमने ज्योग्राफी की बात की है, लेकिन ज्योग्राफी मशरूत है एक ऐसी सरजमीन पर जहां हम इस्लाम के सुनहरी असूलों के ऊपर अमल कर सकें, लिहाजा इस्लाम और उसके प्रिंसिपल आ गए। फिर जब आज की हम बात करते हैं तो आज हमारा वतन क्या है, उसके आइन 73 का आइन जो अभी प्रिवेल कर रहा है, क्या लिखा है कि मुल्क का सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में कोई चीज नहीं बन सकती। सादिक और अमीन का कॉन्सेप्ट है जो 62, 63 है, बुनियादी तौर पे क्या है, सादिक और अमीन का कॉन्सेप्ट है। इंसान अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते, वो अल्लाह की नुमाइंदगी में बनाएंगे और उन प्रिंसिपल की बुनियाद पे बनाएंगे जो अल्लाह ने दिए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कवानीन बनाएंगे। ये ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया है हमें कि यहां इस्लाम और इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव जो उलमा और मशाइख हैं, उनका रोल पिविटल हो जाता है। और यहां हमारे पास सबसे अच्छा प्लेग्राउंड है कि हम पाकिस्तान को उसकी असल की तरफ पलटाएं। और आप जरा तसव्वुर करें, जैसा कि अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये सादिक और अमीन का क्राइटेरिया है। हर कसो नाकस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट करके असेंबलियों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर ये आने वाला और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का और ओवरऑल पाकिस्तान में ये माहौल प्रिवेल कर जाए, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें तो ये कितना आइडियल माहौल हो जाएगा। बदकिस्मती से यहां पर हम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, यहां पर हमने अपने पर्सनल एफिलिएशंस को डोमिनेंट रखा है, और जो हमारी इस्लामी एफिलिएशंस थी, जो हमारी प्रिंसिपल बेस्ड एफिलिएशंस थी इस मुल्क के साथ, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। मैं अगर हम अपनी बात करें, हमारी अभी पीटीआई के साथ बात हुई है, आप एक लफ्ज पॉलिटिकल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? इस वतन की सालमियत, इस वतन की खुद मुख्तारी, इस वतन में अमरीकी मुदाखलत, इस वतन में गैर मुल्की मुदाखलत, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। सालमियत के ऊपर हमने इकट्ठे होना है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। यहां पर इस्लामिक नेशनलिज्म को फरोग दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी को फरोग दिया जाना चाहिए। ये वो प्रिंसिपल हैं जो हमारा नेशनल नैरेटिव है। अगर इस नेशनल नैरेटिव पे कोई भी पार्टी आपके साथ खड़ी होती है तो बिस्मिल्लाह, ये तो पाकिस्तान का नैरेटिव है, ये किसी पार्टी का नैरेटिव नहीं है। हमें वो बयानियां बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये गुफ्तगू ऐसी है जो कि घंटों चलनी चाहिए, और मेरे ख्याल में चलनी चाहिए, क्योंकि मजहबी तबका ऐसा ताकतवर तबका है जो कि तब्दीली अगर चाहे तो ला सकता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब मजहबी हीरोज जो हैं, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, जब वो हर हुकूमत में जाके अपना बयानिया बदल लें और हज़रत उमर ख़त्ताब की या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रवायत को छोड़ दें कि हाकिम नहीं जाते बादशाहों के दरबारों में, जब वो तमाम का तमाम कल्चर ही ख़त्म हो जाए, उसके बाद उम्मीदें जो हैं फिर उन शख्सियात से लगानी जो हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रिश्वत दे के आप हज का वीज़ा लगवाएं और हज करने चले जाएं।